अब हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखो पहले हम फंक्शंस समझते हैं क्या है। फंक्शन बहुत डिटेल में नहीं समझ के जस्ट एक उसका आउटलाइन हम देते हैं। सपोज ये कोई भी एक सेट है ए, ये कोई भी एक सेट है बी, यहाँ पे मेरे पास ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मान लीजिए डी ई एफ जी चार एलिमेंट्स हैं। फंक्शन क्या है कि एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज हो, है ना। एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज, है ना। एवरी एलिमेंट इन ए यूनिक इमेज या फिर ओनली वन इमेज, ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब ए का एक इमेज, बी का भी एक इमेज, सी का भी एक इमेज। फंक्शन तब हम इसको फंक्शन बोलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि सबकी इमेज अलग अलग हो। अब जैसे मान लीजिए ये सी की भी इमेज ई है, तो भी मैं इसको फंक्शन बोल सकता हूं। लेकिन फंक्शन में एक कंडीशन है, ये जो सेट ए है इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी इमेज ना हो। मान लीजिए यहां पे मैं एक एलिमेंट दे देता हूं x, ठीक। अब इस x का यहां पे कोई भी इमेज नहीं है, उस सिचुएशन में मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता। फंक्शन अगर है तो जरूरी है कि यहां पे जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब हम आते हैं इनवर्स पे। इनवर्स, अब इनवर्स क्या होता है? उल्टा। हमने ए से बी पे मैप किया था ना। हमने ए के एलिमेंट से देखा कि ए के सारे एलिमेंट की अगर इमेज है तो हम उसको बोलेंगे फंक्शन। अब इनवर्स में क्या है, जो बी है ना इसके सारे एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, अब देखो ए की इमेज, बी की इमेज, सी की इमेज और डी की इमेज। अब इस दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज है। इधर पे कोई खाली तो नहीं है, खाली नहीं है। सबकी इमेज एक ही है, एक से ज्यादा तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बी है ना इसको मैं इनवर्स बोलूंगा। अब देखो इनवर्स के लिए क्या जरूरी है, हमने फंक्शन की क्या डेफिनेशन पढ़ी कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए और यहां पे कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। इनवर्स के लिए यहां पे हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए और कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर मैं बी को इसके साथ और सी को इसके साथ मैप कर रहा हूं तो ये फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन है एक एलिमेंट दो के साथ मैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा कि क्या ये इसका फंक्शन है तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि पहली चीज तो ये दो खाली हो गए। अच्छा मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं, अब भी ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इस ई के दो इमेजेस हैं, मैं इसको फंक्शन नहीं बोल सकता। फंक्शन के लिए जरूरी है एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो। हम फंक्शन अभी डिटेल में नहीं कर रहे हैं, ये हम फंक्शन वाले टॉपिक में करेंगे। अभी हम सिर्फ इनवर्स के कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हैं। तो इनवर्स के लिए जरूरी है कि ये जो दूसरा एलिमेंट है उसके सारे एलिमेंट का यूनिक इमेज हो और एक ही इमेज हो, है ना। जिसको हम बोलते हैं 1 1। 1 1 का मतलब है एक का एक ही इमेज और दूसरा है ऑन टू। ऑन टू का मतलब यहां पे कोई भी खाली नहीं है ना, उस तरफ पे कोई भी खाली नहीं है। तो इनवर्स के लिए जरूरी है कि ये सिचुएशन हो। ये बात समझ में आ गई। अब देखो हम ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो हमने इनवर्स तो समझ लिया। इनवर्स कब होगा, जब दूसरा सेट जो है उसकी हर एलिमेंट की एक इमेज हो
और दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट खाली ना हो। अब देखने वाली बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मान लीजिए मैं साइन को एक फंक्शन बोलता हूं, साइन एक फंक्शन है, क्योंकि हमने देखा साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, है ना। हमने फंक्शन क्या डिफाइन किया, साइन 30 डिग्री कितना हो गया 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, फिर 90 डिग्री 1। ठीक है, अब हमारे पास साइन 150 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, क्या मैं इसको साइन ऑफ 180 माइनस 30 ऐसे लिख सकता हूं। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन 150 कितना होना चाहिए। ऐसे और भी वैल्यूज मिलेंगी जो इसके साथ मैप होंगी, जैसे 135, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 180 माइनस 45 होगा। साइन 180 माइनस 45 यानी साइन 45, यानी कि अगर मैं यहां पे 135 लिखता हूं किसके साथ मैप होगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैं अगर यहां से देख रहा हूं तो फंक्शन है, क्योंकि हर वैल्यू का एक इमेज है, फंक्शन है ना। लेकिन अब अगर मैं यहां से देखूं बी साइड से तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस 1/2 के दो इमेजेस हैं, 30 भी है तो 150 भी है। ये तो हमने अभी दो ही एंगल्स देखे, और भी मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो और भी एंगल्स मिलते जाएंगे जिसका साइन 1/2 है। ये बात समझ में आई। देखो 1/2 साइन 30 भी है, 150 भी है, और 360 प्लस 30 यानी 390, साइन 390 भी आपको 1/2 मिलेगा। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज हैं जो 1/2 मिलेंगी। तो मैं यहां से जब देख रहा हूं तो ये फंक्शन नहीं है। तो इनवर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो अगर किसी फंक्शन को, देखो यहां से मैंने देखा तो फंक्शन है, इनवर्स के लिए है कि मैं यहां से देखूं तो मुझे फंक्शन अगर मिलता है तो मैं इनवर्स बोलूंगा। अब साइन के केस में मैं यहां से देख रहा हूं, सामने से पीछे, मतलब आगे से देखता हूं तो फंक्शन है, लेकिन यहां से जब मैं देखता हूं तो फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट दो के साथ मैप हो रहा है, एक एलिमेंट दो के साथ मैप हो रहा है, ऐसे सारे एलिमेंट 2, 3, 4 कईयों के साथ मैप होंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है फिर। अब हमने देखा इनवर्स तो हम साइन कॉस टैन इनका बना नहीं सकते, क्योंकि इसकी यहां पे आपको एक ही वैल्यूज के बहुत सारे वो इमेजेस मिल जाएंगे। तो नॉर्मली ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका इनवर्स नहीं होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि साइन थीटा को आप 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में देखो, तब तो फंक्शन हो गया ना, और उसका इनवर्स भी होगा। क्योंकि देखो 0 और 90 के बीच में जितने वैल्यूज यहां होंगे और जितने वैल्यूज यहां होंगे सबकी एक ही इमेज होगी। मैं 90 के आगे जाता हूं तो रिपीट होना शुरू होता है कि नहीं। तो मैं 90 के आगे ही नहीं जाता हूं, मतलब मैंने क्या किया 90 पे इसको स्टॉप कर दिया, तो इसका इनवर्स अब बन सकता है। मैं -90 से लेके अगर 90 तक इसको एक इंटरवल बना दूं, देखो -90 में माइनस वैल्यूज आएंगी, +90 में प्लस वैल्यूज आएंगी। तो साइन का इनवर्स -90 से +90 के बीच में, मतलब हमने यहां पे क्या किया कि इसका जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक जैसे देखो साइन थीटा क्या होता है, ये -∞ से इन्फिनिटी के बीच में आप थीटा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ये थीटा आप -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी डाल सकते हो, -30 + 30 डिग्री, -100 डिग्री + 100 डिग्री, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, बोला कि इसमें से मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया -90 से लेके 90। अब इतने रेंज में मुझे साइन क्या मिल रहा है, इसका इनवर्स मुझे मिल रहा है ना। तो यहां पे जितने भी एलिमेंट्स है उसका इनवर्स मिल रहा है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम करते क्या है कि जितने भी फंक्शंस है उसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी एक जगह पे,
ताकि उसको इन्वर्स बना सके। ये बात समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे जैसे हमने साइन लिया, ठीक है, तो हमने यहां पे इसका जो डोमेन है ना वो -90 से लेके 90 तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसमें क्या होगा, -90 से 90 के बीच में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसकी दो इमेजेस मिले, तो वो जो प्रॉब्लम थी खत्म हो गई इनवर्स वाली। ठीक है, तो ये जो है ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच हो गया। देखो और भी बहुत सारे ऐसे इंटरवल्स होंगे जहां पे साइन को आप क्या कर सकते हो, 1-1 बना सकते हो कि भाई एक ही इमेज होगी, है ना। हमने साइन का ये प्रिंसिपल ब्रांच ले लिया। कॉस के लिए हमने डिफाइन कर दिया 0 से लेके 180 डिग्री। टैन के लिए हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, π/2 से लेके -90 से लेके +90। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये हो गए आपके प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, टैन हो गया, फिर है आपका कोसेक। -0। कोसेक के लिए क्या होगा, -0। ठीक है, क्योंकि देखो कोसेक क्या होता है, 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है, मालूम है ना। तो हम देखो अनडिफाइंड अगर हो जाता है, जब वो वैल्यू ही अनडिफाइंड है उसको मैं लूंगा ही नहीं, है कि नहीं। तो कोसेक के लिए आप क्या करोगे, -0 करोगे। ऐसे ही सेक के लिए भी है, सेक के लिए हो जाएगा 0 से पाई। बस इसमें से आप 90 डिग्री हटा दीजिए। सेक के लिए हो जाएगा 0 से लेके पाई, सिर्फ आप 90 डिग्री हटा दीजिए। कॉट के लिए हो जाएगा 0 to पाई। कॉट के लिए हो जाएगा 0 to पाई। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। एक आता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला। अब जैसे साइन इनवर्स, इसका प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके π/2। और ये क्या है, ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। ये वाला ब्रैकेट का मतलब मालूम है। देखो अगर हमने ये ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब है आप कोई भी वैल्यू ए और बी के बीच में ले सकते हो और ए और बी को भी इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने इसी को ऐसे लिखा होता तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं ए और बी के बीच में, लेकिन ए और बी को नहीं ले सकता। ठीक है, हाँ वो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना होता है इसमें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस कराते जाऊंगा, मैं क्वेश्चंस बताते जाऊंगा, उसमें आपको बताते जाऊंगा कहाँ क्या प्रिंसिपल ब्रांच है। अब जैसे आपको साइन इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच जो है -π/2 से π/2 है, ये हमें याद रखना है ना, ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2। अब मुझे देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 0 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे। साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब मुझे देखना है क्या ये 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में है, क्या 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में कहीं पे भी है, आएगा ना। तो हम साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, यानी कि ये तो मालूम है ना 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। ये बात समझ में आ गई।
ठीक है। अब जैसे आपको साइन इनवर्स मान लीजिए, आपको बोलना है साइन इनवर्स माइनस √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे यहां पे, सबसे पहले तो √3/2 कब होता है साइन 60 डिग्री, तो साइन -60 क्या बन जाएगा, -√3/2 बनेगा। अब मुझे देखना है क्या ये -60 -90 और 90 के बीच में है, क्या -60 इनके बीच में कोई नंबर आ सकता है? क्या -90 के पीछे या 90 के आगे है? भाई -90 और 90 के बीच में -60 नहीं आएगा? आएगा ना कहीं तो आएगा। तो आप इसकी वैल्यू लिखोगे -60। 60 का मतलब π/, ये हो गया -π/3। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है यहां पे? अब कॉस को देखते हैं। कॉस का प्रिंसिपल ब्रांच क्या होता है? अब मुझे बोला है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 निकालना है। पहले तो मैं देखूंगा कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, टेबल्स याद है आपको, है ना? कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60, cos 60 होता है 1/2। मुझे देखना है क्या ये 60 0 और 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, 0 और 180 के बीच में कहीं पे भी मिलेगा? मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा 60, यानी कि π/3। ये क्लियर हो गया? अब यहां पे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए cos इनवर्स √3/2 नेगेटिव -√3/2। ये हम कैसे करेंगे देखो। सबसे पहली चीज √3/2 कॉस कब होता है? 30 डिग्री पे। अच्छा, कॉस में देखने वाली बात यह है कॉस कब कब नेगेटिव होता है? सेकेंड और थर्ड में। लेकिन मुझे एंगल कितने किसके बीच में चाहिए? 0 और 180 के बीच में, मतलब मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास हमेशा फॉर्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई? cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो हम यहां पे हमने ये एंगल तो निकाल लिया 30 डिग्री पे √3/2 होता है। आप क्या करो, माइनस साइन इग्नोर कर दो और देखो √3/2 कौन से एंगल पे है? 30 डिग्री पे। फिर ये फॉर्मूला लगा लीजिए। आप देखो cos 180 माइनस 30 डिग्री कितना लिखोगे? cos 150। लेकिन ये 150 क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा माइनस cos 30, यानी कि माइनस, तो 150 क्या होगा? तो मैं यहां पे cos इनवर्स -√3/2 को क्या लिख लूंगा? 150 डिग्री। मुझे आंसर पाई में चाहिए। पाई में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, देखो इस यहीं पे कन्वर्ट कर लो। 180 का क्या मतलब होता है? पाई। 30 का क्या मतलब होता है? π/6। सब्ट्रैक्ट करो, 6 1 6 -1, तो आप इसको 150 या फिर क्या लिखोगे? यहां गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ये? tan इनवर्स देखते हैं। tan का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? -π/2 से ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है? ओपन इंटरवल है क्लोज इंटरवल है? क्लोज है। tan 90 कितना होता है? tan 90 1 होता है। tan 0 कितना होता है फिर? हाँ भाई, tan 0 0 है। tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है।
tan 45 1 होता है, ठीक है ना। tan 90 अनडिफाइंड है, तो जहां पे अनडिफाइंड होता है क्या मैं उसको इंक्लूड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो 90 मैंने दोनों ही केस में एक्सक्लूड किया हुआ है ना। ये वाला ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स 1, तो मुझे देखना है tan 1 कब होता है? 45 डिग्री, 45 यानी अब मुझे देखना है क्या 45 -90 और 90 के बीच में है? बिल्कुल है। तो tan इनवर्स -1 को मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा? लेकिन अगर मुझे tan इनवर्स -1 दिया होता, 1 कब होता है? 45, तो -1 मतलब -45। क्या -45 -90 और 90 के बीच में है? अगेन है। तो आप इसको क्या लिख लोगे? ये तो आपका tan हो गया। ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं। कॉट की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है? ओपन या क्लोज? 0 से लेके पाई। अब आपको बोला है कॉट इनवर्स, जैसे मान लीजिए 1/√3। अब 1/√3 कॉट की वैल्यू कब होती है? इसके लिए आपको टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। 1/√3 कब होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री यानी कि क्या ये 60 डिग्री 0 और 180 के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या लिखूंगा मैं इसका आंसर? सिंपल है ना, ये प्रिंसिपल वैल्यू निकालना मुश्किल तो नहीं है ना। अच्छा, दूसरी चीज, कॉट इनवर्स -1 बोला है। देखो पॉजिटिव नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 और 90 के बीच में आपको कोई ना कोई एंगल मिलेगा ही मिलेगा। नेगेटिव वैल्यूज आपको जो है वहां पे थोड़ा अटेंशन रखना होता है। यहाँ पे -1। अब मुझे बताइए कॉट -1 कब होता है? पहले तो 1 कब होता है? 45 पे। तो -1 कब होगा? -45 क्या इस रेंज में है? नहीं है, फंस गए। क्या करें ऐसे सिचुएशन में? देखो कॉट कब कब नेगेटिव होता है? 4th क्वाड्रेंट में और 2nd क्वाड्रेंट में। भाई 4th क्वाड्रेंट तो इस रेंज में नहीं है, तो फिर 2nd। अब हम वापस वही जो कॉस में रूल लगाया था वो कॉट में रूल लगाएंगे। क्या आप लिखोगे? कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है? यानी कि कॉट 180 माइनस 45। कॉट 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा? माइनस कॉट 45 यानी कि -1 है कि नहीं? तो फिर इस 180 को मैं क्या लिखूंगा? पाई, 45 को पाई बाय 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना मिलेगा? 4 - 1। ये बात समझ में आ गई? तो कॉट इनवर्स -1 कितना होना चाहिए? ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये 180 माइनस 45 इन एनी केस 0 और 180 के बीच में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको जब भी इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू निकालने होते हैं आपको ध्यान रखना है क्या वो उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। आपको उस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर लाना है वैल्यू, तो आपको उसके रेंज को इसको याद रखना पड़ेगा। भाई साइन है तो उसके रेंज के बीच में आना चाहिए, कॉस है तो उसके रिस्पेक्टिव रेंज, टैन है, कॉट है, वॉट एवर बनेगा। ये मुश्किल है? इजी है?